अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन, है ना। हमारा जो टॉपिक था वह टॉपिक कौन सा था, तो भोजन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक भोजन का था। तो आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ पदार्थों की जांच। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ पदार्थों की जांच के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ तो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, मतलब खाने की चीज़ें जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम खाते हैं भोजन के रूप में, उनको हम जांच करेंगे। अब क्यों जांच करेंगे, तो देखिए जांच क्यों करते हैं, क्योंकि उस भोजन में, उस पदार्थ में वो चीज़ है कि नहीं, वो पोषक पदार्थ है कि नहीं, जो चाहिए वह चीज़ उसमें है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो यह ज़रूरी है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उन सबको जांच लेना चाहिए। तो उसी को हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम जांच कर सकते हैं खाने की चीज़ों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे परीक्षण करने के तरीके दिए गए। परीक्षण करने का मतलब जांच करने के तरीके दिए गए हैं। आप स्वयं यह पता कर सकते हैं कि खाने की किस चीज़ में कौन सा पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा है। अब देखिए, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो खाने का पदार्थ होता है, हम जितने भी चीज़ें खाते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें खाने की होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम अगर हम खाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको कैसे पता चल सकता है। मतलब चलो कोई हम चावल खाते हैं तो चावल में क्या चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है, इसको हम जान सकते हैं परीक्षण करके। अगर हम भोजन में दाल का उपयोग करते हैं तो दाल में प्रोटीन होता है कि वसा होता है कि खनिज लवण होता है, इन सबको भी हम पता कर सकते हैं जांच करके। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जांच की तरफ, है ना। तो सबसे पहले दिया है आपके पास आयोडीन का घोल। ठीक है, आयोडीन का घोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जब किसी को चोट लगती है ना, जब किसी को चोट लग जाती है, यानी कि किसी को नुकसान होता है या चोट लग जाती है, तब उस पर टिंचर आयोडीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टिंचर आयोडीन लगाते हैं। यह दवाई की दुकान में या अस्पताल में आसानी से मिल जाती है ना। और जो आपका टिंचर आयोडीन है कहाँ मिल जाता है? किसी भी दुकान में या अस्पताल में या मेडिकल में आसानी से मिल जाता है। एक परख नली या छोटी साफ शीशी में टिंचर आयोडीन की 10 बूंदे लीजिए, है ना। एक छोटी सी साफ कटोरी में आपको टिंचर आयोडीन के 10 बूंदे लेना है। इसमें इतना पानी मिलाइए कि यह हल्का पीला घोल बन जाए। अब इसमें क्या करेंगे, हम इतना ज़्यादा पानी मिला देंगे कि वह कौन सा हो जाएगा, पीला रंग का और हल्का घोल बन जाएगा, है ना। इसकी बूंद डालने से, है ना, इसकी बूंद डालने के लिए एक ड्रॉपर साफ रख लीजिए। अब हम एक छोटे से किसमें लिए, शीशी में टिंचर आयोडीन के 10 बूंद लिए और उसको इतना पानी मिलाया उसमें कि वह क्या बन गया, पीला रंग का घोल बन गया, है ना। तो ये बन गया घोल। अब उसको एक बूंद में निकालने के लिए क्या रख लेंगे, अपने पास ड्रॉपर रख लेंगे। तो आपका पहला घोल तैयार हो गया। अब दूसरा घोल देखते हैं, नीले थोथे का घोल, है ना। एक साफ रख नली या छोटी शीशी में 2 ग्राम, कितना लेना है, 2 ग्राम नीला थोथा लेना है। अब उस पर देखिए क्या डालना है, पानी डालना है। और इस पानी को, है ना, जब तक हिलाते रहना तब तक होगा, तब तक पूरी तरह, मतलब जब भी हम पानी डालेंगे जैसे नीले थोथे में, तो उसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि वह पूरा घोल ना बन जाए। मतलब आपका नीला थोथा कैसा रहेगा, चूने के रूप में रहेगा। तो उस चूना को ऐसे मिलाना है कि वह पूरा क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। तब तक आपको मिलाते रहना है ना। इसके लिए भी एक अलग ड्रॉपर की ज़रूरत होगी। अब देखिए, आपने बना लिया नीले थोथे का घोल, है ना। तो नीले थोथे का घोल जैसे ही बनाया तो इसके लिए भी अलग ड्रॉपर होगा, ताकि आपका आयोडीन का घोल के लिए भी अलग ड्रॉपर और नीले थोथे के घोल के लिए भी अलग ड्रॉपर लगेगा, ताकि दोनों मिल ना जाए, है ना। अब देखते हैं कास्टिक सोडे का घोल। एक थोड़ी बड़ी शीशी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है। अब सोडा मतलब एक पाउडर के रूप में होगा, और उसमें 10 मिली पानी डालकर उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हिला देना है, मिला लेना है। इस घोल के लिए तीसरा ड्रॉपर भी लेना है। अब तीनों घोल बना रहे हैं, मतलब तीनों के लिए अलग अलग घोल भी, मतलब अलग अलग घोल बनेगा तो अलग अलग चम्मच भी, मतलब ड्रॉपर भी रखना होगा बूंद के रूप में निकालने के लिए, है ना। इसके बाद अब देखते हैं सरणी 15.2 में लिखे हुए पदार्थों को इकट्ठा करें। और आपके पास सरणी 15.2 में क्या लिखा गया है, उस पदार्थ को आपको इकट्ठा करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, ये देखिए,
उबला चावल, कच्चे चावल, गेहूँ, आलू का टुकड़ा, मूंगफली, तुअर दाल, ये सबको क्या करना है आपको इकट्ठा करना है ना। अब दिया है आगे, इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा एक को एक थाली या प्लास्टिक की बड़ी प्लेट में इस तरह रखें कि वे एक दूसरे से मिल न जाए। अब इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े थाली में क्या कर देंगे, रख देंगे, जिससे क्या होगा एक दूसरे से मिल न जाए। दूध और तेल जैसी पदार्थ प्लेट में तो नहीं आएंगे, है ना। आपका दूध हो गया या तेल हो गया, ये किस में आएगा, सिर्फ एक कटोरी में आएगा, तो इसको कटोरी में ले लेना है या छोटी छोटी शीशियों में ले लेना है। अब परीक्षण शुरू करते हैं, मतलब अब क्या करेंगे, अब हम जांच शुरू करते हैं। जांच करने से पहले हमने क्या बनाया है, 3 घोल बनाया है। किसका किसका, आयोडीन का घोल, नीले तोते का घोल, उसके बाद कास्टिक सोडे का घोल। इन तीनों चीज़ों से हम पता करेंगे कि खाने की चीज़ों में क्या क्या चीज़ होती है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे पता करते हैं। पानी, नीले तोते का 2% घोल, कास्टिक सोडे का 10% घोल, आयोडीन विलयन, है ना। अब आपको क्या लेना है, पानी लेना है। अब उसके बाद हाँ, इन सब चीज़ों को लेना है। इनके आधार पर परीक्षण कर देखेंगे कि चीज़ में कोई पोषक पदार्थ है या नहीं। यदि ये पोषक पदार्थ उपस्थित हो तो उसके आगे सारणी का 15.2 में सही का निशान लगाए, और यदि पोषक पदार्थ ना हो तो गलत का निशान लगाइए। अब देखिए इसमें करना क्या है, दिए गए भोज्य पदार्थ, कागज़ का टुकड़ा, प्रखनलियाँ, है ना, पानी, नीले तोते का घोल, इन सबको लेना है। अब इनको क्या करना है, परीक्षण करना है। तो परीक्षण कैसे करेंगे, तो देखते हैं वसा का परीक्षण कैसे करना है ना। तो वसा का परीक्षण करने के लिए क्या करना होगा, जिस पदार्थ का परीक्षण करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर कागज़ के टुकड़े पर हल्के से रगड़िया, है ना। अब मान के चलो हमको चावल का परीक्षण करना है, चावल की जांच करना है, तो चावल को थोड़ा सा रगड़ना है एक कागज़ पर रख कर, और उसके बाद यदि कागज़ चिकना और अल्प पारदर्शक हो जाए तो उस पदार्थ में वसा है। मिट्टी का तेल, डीजल या मोम रगड़ने पर भी कागज़ पारदर्शक हो जाता है, लेकिन ये खाने का पदार्थ नहीं है, इनमें वसा नहीं होती। अब देखो, जैसे ही हमने चावल में क्या मिलाया है, आयोडीन का घोल, सोडा का घोल, है ना, और नीले तोते का घोल मिलाया है चावल में। अब चावल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेकर उसमें रगड़ देंगे, किसमें, कागज़ पर रगड़ कर रख देंगे, और रगड़ने के बाद जैसे ही कागज़ क्या हो जाएगा, हल्का सा पारदर्शक हो जाएगा, तो मतलब उसमें वसा है। और वह पारदर्शक नहीं होता तो उसमें वसा नहीं है, ये आपका परीक्षण हो जाएगा। मतलब चावल में अगर कागज़ पारदर्शक हो जाता तो वसा है, और चावल पारदर्शक नहीं करता कागज़ को तो उसमें वसा नहीं है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटीन परीक्षण, ठीक है। अब क्या देखेंगे, प्रोटीन परीक्षण, प्रोटीन जांच, किसी पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं है ना, ये हमको पता करना है। तो हम कुछ इस तरह से पता करेंगे, जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो उसकी 10 बूंद साफ परखनली में लेना है ना। यदि पदार्थ ठोस है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा पीसकर परखनली में लीजिए, और उसमें 10 बूंद पानी डालकर अच्छी तरह से हिला लेना है। इसमें क्या करना है आपको, नीले तोते का 2% घोल की 2 बूंद, कास्टिक सोडे का 10% घोल डालकर बूंद, है ना, और 10 बूंद डालकर अच्छी तरह से हिलाना है। जामुनी या बैंगनी रंग हो जाने का मतलब है कि उसमें प्रोटीन है। अब हम क्या ले लेंगे, चावल ले लेंगे, और चावल में क्या कर देंगे हम, नीले सोडे का 2% और कास्टिक सोडे का 10% है ना, उसका 10 बूंद डालकर क्या कर देंगे, हिला लेंगे। यदि आपका चावल किस रंग का हो जाएगा, जामुनी या बैंगनी रंग का हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन है, और वह जामुनी या बैंगनी रंग का नहीं होगा तो चावल में प्रोटीन नहीं है। अब हम क्या लेंगे उसके जगह पे, मान के जो चावल में जामुनी या बैंगनी रंग का परिवर्तन नहीं होता तो उसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, अब दाल, है ना। तो चलिए हम क्या लेंगे, दाल। अब दाल को क्या करेंगे हम, उसमें क्या मिला देंगे, नीले तोते का 2% घोल की 2 बूंद, कास्टिक सोडे का 10% घोल का 10 बूंद डाल देना है। अब दाल जैसे क्या हो जाएगा, जामुनी या बैंगनी रंग का हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन आपका पाया जाता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। ऐसा हम पता कर सकते हैं कि उस चीज़ में प्रोटीन है कि वसा है ना। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तो शक्कर या शर्करा जिसे हम खाते हैं, है ना, शक्कर जानते हो, तो ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। शक्कर की तरह ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है ना।
तो आप ग्लूकोज का नाम आपने सुना होगा, जो शक्कर की तरह होता है मीठा, और इसका क्या नाम है, शक्कर की तरह एक मीठा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं हम ग्लूकोज। ग्लूकोज सबके सब जानते हो। यह भी एक प्रकार का क्या है, शक्कर है। ग्लूकोज भी क्या है, एक शक्कर ही है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा और बहुतायत से पाया जाने वाला प्रकार मंड या माड़ है, जो चावल गेहूं आदि में पाया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, चावल गेहूं आलू में पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसका परीक्षण करना बहुत सरल है। अब किसी भी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ये हम कैसे जांच कर सकते हैं, तो बहुत सरल है इसकी जांच करना, कार्बोहाइड्रेट की जांच करना। जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो उस पर आयोडीन के हल्के घोल की 2-4 बूंद डालिए। यदि रंग गहरा नीला और काला हो जाए तो उस पदार्थ में मंड है, कार्बोहाइड्रेट है। अब हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ में क्या डाल देंगे, किसी पदार्थ में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे चावल। अब चावल में हम क्या कर देंगे, आयोडीन की 2-4 बूंद डाल देंगे। यदि उसका रंग गहरा या काला हो जाएगा तो दाल में कार्बोहाइड्रेट है, और यदि दाल का रंग गहरा या काला नहीं होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसा हम पता कर सकते हैं। इसी तरह के चावल में भी डाल सकते हैं, और आलू में भी डाल सकते हैं, गेहूं में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट का पता कर सकते हैं। अब हम लेंगे चावल, और चावल में हम क्या डाल देंगे, चावल में हम डाल देंगे आयोडीन की, क्या डाल देंगे, 2-4 बूंद, है ना। अब चावल का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा और काला हो जाएगा, है ना। गहरा नीला हो जाएगा, और नीला के बाद क्या हो जाएगा, यदि वह काला भी हो जाता है, दोनों में से मतलब कोई भी रंग का हो जाएगा, मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और वह नीला या काला रंग का नहीं होगा, है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये सारणी 15.2 को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आपको क्या भरना है। तो ये बहुत ही सरल है, भर सकते हैं हम। खाने की चीज़ें हैं या नहीं, उनको ही भरना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि, है ना, प्रायः एक चीज़ में कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब एक ही चीज़ ऐसा होता है जिसमें कई प्रकार के पोषक पदार्थ आपके पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि यदि हम दाल खाते हैं, ठीक है, यदि हम दाल का सेवन करते हैं तो दाल में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये भी पाया जाता है। केवल दाल में प्रोटीन ही नहीं पाया जाता। अब हम आलू खाएंगे तो आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना। उसी तरह से आपका तेल हो गया, तो तेल में केवल वसा नहीं होता, वसा के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, खनिज लवण भी हो सकता है, और विटामिन भी हो सकता है। मतलब एक खाने की चीज़ में कई प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा, है ना, मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी हो सकते हैं। अंडे में देखो, अंडे में वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और खनिज लवण भी होता है। और अंडे देखिए आपको खाने का चीज़ है, तो अंडे में भी आपका वसा भी हो गया, है ना, प्रोटीन भी हो गया, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, और विटामिन भी हो गया। मतलब इतना सारा चीज़ इसमें होता है। किंतु सब पदार्थों में एक साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन सभी पदार्थों में सभी चीज़ नहीं पाया जाता। किसी पदार्थ में 2 पदार्थ है ना, किसी खाने की चीज़ में 2 पोषक तत्व, तो किसी में 3, तो किसी में 4, तो किसी में 1, ऐसा ऐसा अलग अलग होता है सब में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शक्कर में केवल कार्बोहाइड्रेट और घी में तेल और वसा होता है। अब देखिए, शक्कर में केवल क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और घी में केवल वसा होता है, और तेल में भी केवल वसा ही होता है ना। मतलब इन सब में एक एक पोषक पदार्थ आपके पाए जाते हैं। संतुलित भोजन क्यों जरूरी है, अब देखते हैं। संतुलित भोजन क्यों जरूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है, तो आप जानते हो संतुलित भोजन क्यों ज़रूरी है, ताकि शरीर को सब चीज़, मतलब सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिलेंगे, तो हमारा शरीर अच्छे से विकास करेगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमको संतुलित भोजन की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कि संतुलित भोजन क्या है। तो संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम सभी प्रकार के पोषक पदार्थ वाले पर्याप्त भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी कैसा होगा, पर्याप्त विकास होगा, पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहेगा, और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए संतुलित भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन लेना जरूरी है। संतुलित भोजन से शरीर को निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब देखिए, संतुलित भोजन करने से क्या क्या लाभ होता है। पहला दिया है, हमारे शरीर के अंदर, है ना, हमारे शरीर के अंदर की
कई क्रियाएं चलती रहती है, मतलब जो हमारा शरीर है उसके अंदर में अनेक प्रकार की क्रिया होती रहती है। संतुलित भोजन से शरीर को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जिनके लिए, है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कई सारी क्रियाएं चलती रहती है शरीर के अंदर, है ना। क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, श्वसन होता है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो शरीर में चलती रहती है। इन क्रियाओं के लिए, जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, और इन सबकी क्रियाओं के होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है, सो संतुलित भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, भोजन से शरीर के नए भाग बनते हैं। अब हम जैसे ही संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर के नए भाग भी बनता है, और नए भाग बनता है तो शरीर का विकास भी होता है, जिससे बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता रहता है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर की बढ़ोतरी ठीक से नहीं होगी, मतलब हम सही भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको बिल्कुल अच्छे से सही भोजन करना है, तब हमारा शरीर बढ़ेगा। तीसरा दिया है, तीसरा देख लेते हैं, हमारे शरीर के भागों में लगातार टूट फूट होती रहती है। इन टूट फूट की मरम्मत के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है या हमारा शरीर बढ़ते रहता है तो हमारा क्या होता है, जो शरीर के अंदर अंदर में अलग अलग भाग है तो उन भागों में क्या होता है, टूट फूट होता है ना, टूट फूट होता रहता है। तो उन सब की मरम्मत करने के लिए हमको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर, विटामिन और लवण भी संतुलित भोजन के भाग हैं। अब आपका विटामिन और लवण भी संतुलित भोजन के भाग है। ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। मतलब आपके भोजन में क्या होना चाहिए, विटामिन और लवण भी होना चाहिए, जिससे हमको क्या होता है, विटामिन और लवण खाने से हमको रोगों से मुक्ति मिलती है, रोगों से हमारा बचाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और पढ़ने योग्य, याद रखने योग्य कुछ बातें। यहाँ पे दिया है याद रखने योग्य कुछ बातें। पहला दिया है, अधिक मिठाई, मसालेदार चीज़ें और तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और ना ही अधिक चाय कॉफ़ी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में खराबी पैदा कर सकता है। मतलब ये सब चीज़ें हम खा तो सकते हैं, कॉफ़ी चाय मिठाई, है ना, लेकिन कैसा उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इससे क्या हो सकता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है ना। और जैसे ही पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ गई, मतलब भोजन का पाचन नहीं होगा, और भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, और वह क्या बन जाता है, सड़कर जहर बन जाता है शरीर के लिए। तो इसलिए हमको बिल्कुल इन सब का कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा, यह ज़रूरी नहीं है कि खाने की महंगी चीज़ों में अधिक पोषक तत्व हों, है ना। अब हम महंगी चीज़ें लेते हैं, मतलब वो अच्छा होगा क्या, नहीं, है ना। कोई भी हम महंगी चीज़ लेते हैं खाने की तो उसमें सभी चीज़ें हों, यह ज़रूरी नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर कद्दू जैसी पीली सब्जियों में गोभी और शिमला मिर्च की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। मतलब देखो, हरी पत्तेदार सब्जी हो गया, है ना, और गाजर कद्दू जैसी पीली सब्जियों में गोभी और शिमला मिर्च की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। मतलब गोभी और शिमला मिर्च से ज़्यादा किस में होता है पोषक तत्व, गाजर हो गया, कद्दू हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब ज़्यादा फायदेमंद होती है आपके गोभी से। इसी प्रकार आंवला और अमरूद जैसे फलों में काफ़ी विटामिन होते हैं। मतलब आंवला हो गया, है ना, और आपका अमरूद हो गया, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। जैसे कि आम हो गया तो आम फल है ना, बल्कि हमको आम के जगह पे अमरूद और आंवला लेना चाहिए। सेब केले अंगूर इन सब फलों के जगह पे हमको क्या खाना चाहिए, अमरूद और आंवला खाना चाहिए। तीसरा दिया है, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि हाथों पर लगे कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में ना जाए। ये तो आप जानते हो, खाना खाने से पहले बिल्कुल हाथ धोना, ताकि जो भी कीटाणु होगा हमारे हाथों में वह धुल कर पानी में बह जाए और हमारे शरीर में वह जाने से बच जाए। चौथा दिया है, बच्चों गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक मात्रा में संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती स्त्रियां होती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं होती है, उन सबको संतुलित भोजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हमने जाना है ना, आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना, खाद्य पदार्थों का परीक्षण, है ना। उसके बाद हम अचार बनाना पढ़ेंगे, उसके बाद
नमक के उपयोग द्वारा पढ़ेंगे। ये सब बहुत चीज़ हम बनाना पढ़ेंगे कल। खाने की चीज़ ये भी है, तो ये भी आपके खाने की चीज़ें में आती है, तो इन सबको भी हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका क्लास कल हम ख़त्म कर लेंगे।